एक तरफ इजराइल की सेना के खिलाफ हिजबुल्लाह के लड़ाके ग्राउंड ऑपरेशन में कहर बरपा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी स्टिल्थ B-2B बॉम्बर यमन में हूती के ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और इससे पहले कि इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़े, दो परिदृश्य आपके सामने प्रस्तुत करना जरूरी है, जो इस वक्त का सबसे ज्वलनशील और साथ ही सबसे ज़्यादा संवेदनशील भी है, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन में इस वक्त इजराइल की सेना के पांव उखड़ते हुए हिजबुल्लाह के सामने लेबनान की ज़मीन पर नजर आ रहे हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा एम्बुश कह सकते हैं जो कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने किया, और अल क़ज़ा का जो इलाका है यहाँ पर एम्बुश करते हुए 8 इजराइल के सैनिकों को मार गिराया। साथ ही यहाँ पर इजराइल को अपने मेडिकल हेलीकॉप्टर लैंड करने पड़े, और तब जाके तकरीबन बताया जा रहा है कि 50 की संख्या में अन्य घायल सैनिकों को वहां से रेस्क्यू किया गया है और नज़दीक के हाइफा के हॉस्पिटल्स में लाया गया। कितनी कैजुअलिटी और आगे बढ़ी है, कितने एग्जैक्ट नंबर्स हैं घायल होने के, इसका कोई आंकड़ा इजराइल इस वक्त नहीं दे रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि किस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल की सेना पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। इस वक्त का ग्राउंड ऑपरेशन तो देखें तो इजराइल पर ही भारी पड़ रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से इजराइल ने लगातार लेबनान की ज़मीन पर, खासतौर पे बेरूत और उसका आउटस्कर्ट्स के इलाके पर, लेबनान के तमाम उन जगहों पर जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने थे वहां पर कहर बरपाए, अपने फाइटर जेट के जरिए हमला किया, बॉम्बिंग की, हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को ही मार गिराया, और उसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत की। और उसे लगा था कि ये ग्राउंड ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, क्योंकि उससे पहले खास तौर पे प्रीएम्प्टिव एक्शन के तहत ही कहिए तो न सिर्फ नसरुल्लाह को मारा, बल्कि साथ ही आप देखिए चाहे पेजर ब्लास्ट हो, चाहे वॉकी टॉकी ब्लास्ट हो, ये तमाम ऐसे हमले थे जो अपने आप में इजराइल की प्लानिंग को दुनिया के सामने साबित कर रहे थे। लेकिन अब हिजबुल्लाह के लड़ाके दरअसल अपनी ताकत को परिभाषित कर रहे हैं। वे लड़ाके जो वेल ट्रेंड हैं, सीरिया में लाख की संख्या में ऐसे लड़ाके उनके पास है, और ख़ास तौर पे आप देखिए तो अभी भी हिजबुल्लाह अपने हथियारों का ज़ख़ीरा जो है वो उड़ेल नहीं रहा इजराइल पर, बल्कि वो अपने वॉर टैक्टिक्स को बदल रहा है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि इजराइल के माथे पर इस वक्त बल पड़ता नज़र आ रहा है। चाहे इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले हों, जो कि हाइफा में उसके हम देखें तो जो सैन्य ठिकाने हैं उसको दहला रहे हैं, और वहाँ पर भी आयरन डोम को चकमा दे जा रहे हैं। इस बीच अब अमेरिका को इजराइल के पक्ष में उतरना पड़ा है, और अमेरिका ने अपने B-2B बॉम्बर को एक लंबे अरसे के बाद हम देखें तो प्रयोग किया है, और वो भी हूती के खिलाफ यमन के तकरीबन 5 इलाकों में बॉम्ब बरसाते हुए B-2B बॉम्बर ने दरअसल ये दर्शाने की कोशिश की है कि अमेरिका भी दरअसल जंग के इस मैदान में पूरी तरह से उतर चुका है। क्योंकि एक तरफ ईरान का सबसे बड़ा राइट हैंड हिजबुल्लाह है, तो दूसरी तरफ देखें तो दूसरा शक्तिशाली अगर कोई कद्दावर प्रॉक्सी है तो हूती है। और हूती ने अपने हमलों के जरिए हम देखें तो चाहे आप गल्फ ऑफ एडन को देखिए या फिर आप रेड सी को देखिए, उससे गुजरने वाले तमाम जो ट्रांसपोर्ट हो या फिर इजराइल और अमेरिका के खास तौर पर शिप हो, उसको लगातार टारगेट किया है। इतना ही नहीं, हूती के हमले तो तेल अवीव तक पहुंचते हैं, और वो भी दरअसल इजराइल के डिफेंस को फेल करते हुए पहुंचते हैं। ये हूती की ताकत है। तो इससे पहले इजराइल ईरान पर कहर बरपाए, दरअसल अमेरिका इस जंग के मैदान में उतरकर हूती को नियंत्रित करने की कोशिश यमन में कर रहा है। और एक तरफ देखें तो हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इजराइल का ऑपरेशन खासतौर पर ग्राउंड कतई सक्सेसफुल अभी तक तो होता नहीं नजर आ रहा है। प्लानिंग क्या है दरअसल, ये भी समझना बहुत जरूरी है। प्लानिंग दरअसल इजराइल की क्या है, वो अमेरिका के साथ बातचीत होकर तय हो चुकी है कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है खास तौर पे ईरान के, उस पर इजराइल पलटवार करेगा और ईरान के हमले का जवाब देगा। बड़ी हम कहें कि मजबूरी ने अमेरिका ने इजराइल को ये समझाया कि अगर ईरान के चाहे वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हो या फिर एनर्जी रिसोर्सेज हो, उस पर इजराइल हमला करता है तो ये वॉर ऑल आउट हो जाएगा, ये वॉर फुल फ्लेज हो जाएगा, इस वॉर को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, इसका बड़ा इम्पैक्ट अमेरिकी इकोनॉमी पर पड़ेगा। लिहाजा इसको दरअसल इस तरह से अंजाम दिया जाए ताकि ये मिलिट्री टू मिलिट्री ही रहे। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि ईरान के साथ जिस तरह से उसके प्रॉक्सीज ताकत के साथ खड़े हैं, एक तरफ हिजबुल्लाह जो कि सैकड़ों की संख्या में रोज इजराइल पर अपने हम देखें तो खास तौर पे रॉकेट और साथ ही ड्रोन बरसा रहा है, दूसरी तरफ हूती जो कि इजराइल पर कहर ढाने का मादा रखता है। तो हूती को कंट्रोल करने के लिए अब खुद अमेरिका को अपने B-2B स्टील्थ बॉम्बर लेकर उतरना पड़ा है। इस वक्त जो मैं चार्ट देख रहा हूं उसमें हमें दिखाई दे रहा है तकरीबन ये 4 से 5 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर दरअसल B-2B ने बॉम्बिंग की है। और ये स्टील्थ बॉम्बर जो है वो खास तौर पे अपने प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए जाना जाता है। और ये 5 अंडरग्राउंड स्टोरेज बताए जा रहे हैं यमन में, जो कि खास तौर पे यमन की राजधानी की तरफ आप देखें तो वहाँ दिखाई देता है, यानी सना की तरफ
वहाँ पर B2B ने बॉम्बिंग की है। और ये स्ट्राइक दरअसल अपने आप में हूती को ये मैसेज देने के लिए काफ़ी है कि अगर इजराइल और ईरान के जंग के बीच में हूती कूदता है तो उसे संभालने के लिए अब अमेरिका आ चुका है। इससे पहले हम देखते रहे हैं कि B2B बॉम्बर जो है उसका प्रयोग ना के बराबर हम कहें तो अमेरिका ने किया है, क्योंकि अगर आप B2B के खासियत के तौर पर देखें तो इसके फीचर्स को जान लीजिए। इससे पहले कि हम इसको आगे डिस्क्राइब करें तो इसकी कैपेबिलिटी ये है कि ये तकरीबन 20 टन बॉम्ब को कैरी कर सकता है। साथ ही इसकी कैपेबिलिटी ये है कि तकरीबन 227 केजी, हाँ जी हाँ, 227 केजी GPS गाइडेड म्यूनिशन को कैरी कर सकता है। दुनिया का सबसे घातक बॉम्बर बताया जाता है जो अमेरिकी बेस से उड़ता है। और यह अमेरिका के स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी को बताता है कि अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने में जाकर हमले कर सकता है, हमले को अंजाम दे सकता है। B2B स्टील्थ बॉम्बर किसी भी तरह के रडार को चकमा दे सकता है और जाहिर तौर पर दुश्मन पर कहर बरपा सकता है। इसका इस्तेमाल अगर अमेरिका को करना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि 2017 के बाद पहली बार अमेरिका इसका इस्तेमाल कर रहा है। यानी इस वक्त का जो वॉर जोन दिखाई दे रहा है उसमें इजराइल के सामने जो यक्ष प्रश्न ईरान ने खड़ा किया है, हिजबुल्लाह ने खड़ा किया है, हूती ने खड़ा किया है, उसका जवाब अब अमेरिका को खुद जंगे मैदान में उतर कर देना पड़ रहा है। B2B बॉम्बर की बात करें तो तकरीबन $1 बिलियन, जी हाँ, इसके एयरक्राफ्ट का हम कह सकते हैं कि वर्थ जो है वो बताया जाता है। और साथ ही अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो पहली बार कोसोवो में 1999 में इसका इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद ये अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में भी डिप्लॉय किया गया था। लेकिन इस वक्त इसका उतरना अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि अब खुलकर जो डिप्लॉयमेंट था अमेरिका का मिडिल ईस्ट में वो अब प्रयोग में आने लगा है। और सबसे पहला हमला, सबसे बड़ा हमला अमेरिका ने अगर किया है तो यमन में हूती के उन ठिकानों पर किया है जहां पर भारी पैमाने पर कहर बरपाने वाले हथियार रखे गए हैं। लेकिन इस युद्ध को अगर आप बारीकी से समझें तो ये ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से समूचे मिडिल ईस्ट को अपने आगोश में ले सकता है। वो इसलिए क्योंकि इजराइल जो है वो साफ तौर पर कह चुका है कि वो ईरान पर जो हमला करेगा वो बेहद प्रिसीजन होगा, बेहद घातक होगा, ईरान को सबक सिखाने वाला होगा। लेकिन ईरान के साथ इस वक्त आप देखिए तो रसिया खड़ा है, ईरान के साथ देखिए तो इस वक्त चाइना खड़ा है। अगर आप इजराइल के साथ अमेरिका को देख रहे हैं तो इस बात ईरान भी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि उसने भी दरअसल इस हमले के आसपास ही अपनी एयर डिफेंस सिस्टम का मजबूत किया, S-400 को डिप्लॉय किया। और इजराइल को मालूम है कि वो अगर ईरान पर हमला करेगा तो ईरान साफ शब्दों में कह चुका है कि वो पलटवार करेगा और वो भी इजराइल को टिट फॉर टैट देगा। और इस वक्त आप देखिए तो इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम जो मौजूदा जो दुनिया के सबसे बेहतरीन बताए जाते थे उसके भरोसे इजराइल नहीं है, बल्कि उसे अमेरिका से थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लेना पड़ा है ताकि अगर ईरान पलटवार करे तो वो खुद की रक्षा कर सके। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त इजराइल के लिए और इजराइल की सेना के लिए तो लेबनान में दिखाई दे रहा है, जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके दरअसल इजराइल के माथे पर हम देखें तो लकीरें खींचती नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हूती को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका जिस तरह के वॉर जोन में अपने टैक्टिक्स और रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है वो कितना फ्रूटफुल होता है ये भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। ये वॉर जोन बेहद वोलाटाइल है और इस वक्त ऐसी स्थिति में खड़ा है जहां से दुनिया के ऊपर एक ऐसे जंग का खतरा मंडरा रहा है जो कि या तो मिडिल ईस्ट को कम से कम अपने आगोश में लेगा या समूची दुनिया को। देखते हैं आगे क्या मोड़े लेता है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। इससे जुड़ी जानकारी और चर्चा हम करते रहेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाज़त।